नमस्कार, मैं एल के सिद्धार्थ आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ द एम्पावर कोचिंग क्लासेस में। फ्रेंड्स, वन लाइनर क्वेश्चन लेके आए हैं, प्राचीन भारत के पॉइंटर के क्वेश्चन हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम हैं। मगधा, लखैया, पैसरा, वीरभानपुर। ठीक है, वीरभानपुर। चलिए, दूसरा कह रहा है कि सुमेलित है। ये एक तरफ पूरा तात्विक स्थल दिया है और एक तरफ वर्तमान स्थल दिया है। तो नेवासा, नेवासा जो है, नेवासा आपका महाराष्ट्र में है। ईसमपुर कर्नाटक में है। कर्नाटक में है। डिडवाना राजस्थान में है। डिडवाना जो है राजस्थान में है। गुड़ियाम गुफा तमिलनाडु में है। ठीक है, चलिए अगला है। अगला कह रहा है कि प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? तो शिकार था। क्या था? शिकार, यानी आखेट। आखेट था। दूसरा कह रहा है कि वह स्थल जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं, कहाँ से मिला है? तो मेहरगढ़ से मिला है। गंगा घाटी में कह रहा कि गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिला है? तो लहुरादेव से मिला है। दूसरा कह रहा कि मध्य पाषाणिक स्थल से पशुपालन के साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं। कहाँ से? बागौर से। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं लेखनिया में। कहाँ से? लेखनिया में। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? आदमगढ़ से। ठीक है, आदमगढ़ से मिला है। कह रहा कि उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन प्रारंभ हुआ था मध्य पाषाण काल में। ठीक है, मध्य पाषाण काल में पशुपालन का प्रारंभ हो चुका था। मृत्यु रहित नवपाषाणिक स्तर प्रकाश में आया गुफकराल से। कह रहा कि खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई नवपाषाण काल में। कृषि का प्रारंभ जो है नवपाषाण काल में हुआ था। अगला है, नवपाषाणकालीन गर्त निवासों के अवशेष मिले थे बुर्जहोम गुफकराल से। कहाँ से? गर्तावास या गर्तों में निवास करने का साक्ष्य कहाँ से मिला है? बुर्जहोम और गुफकराल जो जम्मू कश्मीर में है। राग का टीला नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है शंगनकल्लू से। कहाँ से? शंगनकल्लू से। अगला है, भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं विंध्य क्षेत्र से। कहाँ से? विंध्य क्षेत्र से। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था? तो जौ था। ठीक, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ हुआ? भारत में हुआ। ठीक है, कहाँ हुआ? भारत में। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई मृतकों के दफनाने के स्थानों के रूप में। बृहद पाषाण स्मारकों यानी बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग किया जाता था किसके लिए? मृतकों को दफनाने के लिए। ठीक है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से निकले हैं? तो दमदमा से निकले हैं। ठीक है, कहाँ से? दमदमा से। अगला है, विंध्य क्षेत्र के वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं कहाँ से? लखैया से। अगला है, भारत में वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। सर्वाधिक चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? भीमबेटका से। दधेरी एक परवर्ती हड़प्पी पुरा स्थल है पंजाब। ठीक है, पंजाब। ताम्रपाषाणिक स्थल नौदा टोली अवस्थित है। ताम्रपाषाणिक स्थल नौदा टोली कहाँ पर स्थल है? कहाँ का? मध्य प्रदेश का। कहाँ का? मध्य प्रदेश का।
उसके बाद कह रहा है कि मैरिक गैरिक मृदभांड पात्र OCP का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर का। अगला है कह रहा कि भारत का वह स्थल जहाँ खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। कह रहा है कि भारत का वह स्थल जहाँ खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं अंतरजखीड़ा से। कहाँ से? अंतरजखीड़ा से। ठीक है, चलिए सबसे पहले लौह धातु की खोज अंतरजखीड़ा से मिला है। अगला कह रहा कि ताम्रकाल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे रखकर दफनाते थे। ताम्रपाषाण काल की बात कर रहा है कि महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे रखकर दफनाते थे। किस दिशा में दफनाते थे? दिशा की बात कर रहा है तो उत्तर से दक्षिण की तरफ दफनाते थे। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगी विभाजन किया था। किसने किया था? तो थॉमसन ने किया था। भारत में प्रथम पूरा पाषाणिक उपकरण की खोज करने वाले रॉबर्ट ब्रूसफूट एक थे, भूगर्भ वैज्ञानिक थे। क्या थे? भूगर्भ वैज्ञानिक थे, रॉबर्ट ब्रूसफूट। अगला कह रहा है कि ताम्रपाषाणिक स्थल नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था? किसने किया था? HD शंकालिया ने किया था। ठीक है, किसने किया था नौदा टोली का उत्खनन? HD शंकालिया ने किया था। भीमबेटका की गुफाएं प्रसिद्ध हैं शैल चित्रों के लिए। किसके लिए? शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। पाषाण काल का अंतिम क्वेश्चन जो है, कह रहा कि दमदमा नामक पूरा स्थल संबंधित है। ये सभी क्वेश्चन दोस्तों पॉइंटर के क्वेश्चन हैं। ठीक है, दमदमा नामक पूरा स्थल संबंधित है मध्य पाषाण काल से। किससे संबंधित है? मध्य पाषाण काल से संबंधित है। चलिए पूरा आपका पाषाण काल का जो चैप्टर है खत्म हुआ। अगला चैप्टर है सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति। कह रहा है कि पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है कहाँ? आलमगीरपुर। ठीक, चलिए अगला कह रहा है सुमिलित करने को कह रहा है कि एक तरफ स्थल दिया है, एक तरफ फसल दिया है, कौन कहाँ से प्रमाण मिला है? तो चनहुदड़ों से सरसों के प्रमाण मिले हैं, हड़प्पा से तिल और कुंतासी से कोदो, हुलास से धान के प्रमाण मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता से जल संरक्षण के साक्ष्य मिले हैं धौलावीरा से। कहाँ से? धौलावीरा से। धौलावीरा से। ठीक, धौलावीरा से। अगला है कह रहा कि हड़प्पी पूरा स्थल बनावली स्थित है रंगोई नदी पर। कहाँ पर? रंगोई नदी पर। अगला कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? मांडी कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। ठीक, चलिए सिंधु घाटी की सभ्यता के पूरा स्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं मोहनजोदड़ो और लोथल से। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो एवं लोथल से प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं। अगला है मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव की प्रसिद्ध मुहर पर किस पशु का अंकन नहीं है? किसका नहीं है? तो सांड का नहीं है।
ठीक है। चलिए अगला, हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है आलमगीरपुर। कौन करता है? आलमगीरपुर। मृणपट्टिका मृणपट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। कहाँ से? लोथल से। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पी संदर्भ में मिला है लोथल से। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को समझ पाया था, कौन? सर जॉन मार्शल। कौन? सर जॉन मार्शल। सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो सर जॉन मार्शल ने किया था। सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है पुरातत्व संबंधी खुदाई। पुरातत्व संबंधी खुदाई। सिंधु सभ्यता से संबंधित केंद्र जो उत्तर प्रदेश में स्थित है वह कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में किस स्थल पर? तो आलमगीरपुर और हुलास, ये दोनों स्थल जो हैं उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। ठीक है। सिंधु सभ्यता से संबंधित केंद्र जो उत्तर प्रदेश में स्थित हैं वो है आलमगीरपुर और हुलास। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा कि हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं। कहाँ से? धौलावीरा से। एक जूते हुए खेत की खोज की गई थी कालीबंगा से। जूते हुए खेत की खोज कहाँ से किया गया था? तो कालीबंगा से किया गया था। अगला है कि भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन स्थल है राखीगढ़ी। भारत का सबसे बड़ा स्थल जो है वो राखीगढ़ है। और सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। अधिसंख्य हड़प्पा स्थल स्थित हैं सिंधु घाटी पर, यानी कि सिंधु नदी पर। सबसे ज़्यादा सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल मिले हैं वो सिंधु घाटी के तट पर मिले हैं। मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है पूर्व आर्य से। ठीक है, पूर्व आर्य। अगला है हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? पुरातात्विक खुदाई। क्या है? पुरातात्विक खुदाई। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता क्षेत्र से संबंधित है। कहाँ से? ईरान से। जिंद अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता की बात कर रहा है। ये कह रहा है कि जिंद अवेस्ता जो है वो किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये ईरान से संबंधित है। अगला कह रहा है कि भारत में कपास की खेती का सबसे पहला साक्ष्य प्राप्त हुआ था। कहाँ से? मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ से। अगला कह रहा है कि हड़प्पा का वह स्थान जहाँ पर मिट्टी के हल की आकृति मिली है। कहाँ से मिली है मिट्टी के हल का साक्ष्य? बनावली से मिली है। अगला है वह स्थान जहाँ से 100 पेटिका यानी कि ताबूत के प्रमाण मिले हैं। तो कहाँ से मिला है? हड़प्पा से मिला है। अगला कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पोर्ट टाउन यानी कि बंदरगाह, सिंधु घाटी सभ्यता का पोर्ट टाउन बंदरगाह था लोथल में। अगला है भारत में स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक संख्या में हड़प्पन स्थलों की खोज हुई थी गुजरात में। स्वतंत्रता के बाद भारत में सबसे ज़्यादा संख्या हड़प्पा स्थल की खोज की गई है तो वो है गुजरात में। तो आपका हड़प्पा सभ्यता समाप्त हुआ। अब देखते हैं ऋग वैदिक एवं उत्तर वैदिक काल के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। क्वेश्चन है वैदिक कालीन प्रशासन में भागदूह अधिकारी था। वैदिक कालीन प्रशासन में
भाग दूह अधिकारी था, राजस्व कर जमा करने वाला अधिकारी को कहा जाता था भाग दूह। ठीक है, वैदिक काल में भाग दूह अधिकारी राजस्व कर जमा करने वाला होता था। अगला है ऋग्वेद में उल्लिखित दशराज युद्ध लड़ा गया था, किस नदी की बात कर रहा है? तो ये जो है परुशड़ी नदी पर लड़ा गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, पुराणों के पांचों लक्षणों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, पुराणों के पांचों लक्षणों का उल्लेख मिलता है किसमें? मत्स्य पुराण में। ठीक है, किसमें मिलता है? मत्स्य पुराण में। 10-18 संस्करण हैं ऋग्वेद में। ठीक है, किसमें? ऋग्वेद में। अष्टक भी कहा जाता है किसे? ऋग्वेद को। अष्टक किसे कहा जाता है? ऋग्वेद को कहा जाता है। सुमिलित कर रहा है, एक तरफ वेद दिया है, दूसरे तरफ उसके ब्राह्मण ग्रंथ दिया गया है। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन है? कौशितकी और ऐत्रेय ब्राह्मण। यजुर्वेद के ब्राह्मण शतपथ एवं तैत्रीय ब्राह्मण। सामवेद के पंचवीस, खड़वीश, अद्भुत तथा जैमिनी प्राप्तण। और अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण गोपद ब्राह्मण है। अथर्ववेद का केवल एक ही ब्राह्मण है, वो है गोपद ब्राह्मण। एक वेदांग नहीं है, एक वेदांग नहीं है। वेदांकों की श्रेणी में स्मृतियां नहीं आती हैं। ठीक है, अगला है, कह रहा है कि वैदिक कालीन प्रशासन में भाग दूह अधिकारी था। भाग दूह अधिकारी था, कौन था? राजस्व कर जमा करने वाला। अभी ये पीछे मिला था। ऋग्वैदिक काल या वैदिक कालीन भागदू अधिकारी जो होता था वो कर जमा करने वाला अधिकारी होता था। अगला है, कह रहा है कि वह ग्रंथ जिसमें आयुर्वेद शब्द का प्रयोग हुआ है, तो किसमें हुआ है? तो ऋग्वेद में हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कह रहा है कि महाभारत ग्रंथ का उपनाम है। महाभारत ग्रंथ का उपनाम सतशास्त्री संहिता है। अगला है, पवित्र गायत्री मंत्र अंतर्विष्ट है किसमें? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम मिलता है ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? तो ब्रह्मी लिपि है। ठीक है, ऋग्वेद पर आधारित संकलन सामवेद, इसलिए कि सामवेद में अधिकतर जो मंत्र हैं वे ऋग्वेद से लिए गए हैं। ऋग्वैदिक धर्म था बहुदेववादी। ठीक है, क्या था? बहुदेववादी। ऋग्वैदिक काल में जनता विश्वास करती थी बलि एवं कर्मकांड। ठीक है, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था ऋग्वेद में। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं इंद्र को। 250 मंत्र जो है ऋग्वेद में इंद्र को समर्पित हैं। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, वह वैदिक ग्रंथ जिसमें वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नमो उल्लेख मिलता है। किसमें मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में उल्लिखित यौ शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयोग किया गया है? तो यह जो है जौ के लिए शब्द ने, जौ शब्द के लिए यौ शब्द का प्रयोग किया गया है। चलिए, कह रहा कि ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था पारुशड़ी यानी कि रावी नदी के किनारे लड़ा गया था। ठीक है, अगला है, ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था किसे? गाय को। गाय को सबसे मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था। ठीक,
अगला कह रहा कि वैदिक काल में अगन्या किसे माना जाता था? तो गाय को अगन्या माना जाता था। अगला है वैदिक साहित्य जिसमें मोक्ष की चर्चा मिलती है। वैदिक साहित्य जिसमें मोक्ष की चर्चा मिलती है तो वो है उपनिषद में। उपनिषद में मोक्ष की चर्चा मिलती है। वैदिक देवताओं में पुरोहित वैदिक देवताओं में पुरोहित माना जाता था बृहस्पति को। ठीक है, किसे माना जाता था? बृहस्पति को। अगला कह रहा है कि उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृत का धुर समझा जाता था किसे? कुरु और पंचाल को। उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृत का धुर समझा जाता था किसे? कुरु और पंचाल को। अगला है वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध ऋग्वेद से था। होता का संबंध ऋग्वेद था। ऋग्वेद का जो ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को होता कहा जाता था। अगला है कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी किसका वर्णन है? सिंधु नदी का। सिंधु नदी का सर्वाधिक बार वर्णन किया गया है वैदिक साहित्यों में। अगला है ऋग्वेद में मातेतमा, देवीतमा एवं नदीतमा संबोधित किया गया है किस नदी को? तो सरस्वती नदी को। अगला है शुक्ल यजुर्वेद की संहिता वाजस्नेयी संहिता है। ठीक है, शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है तो यह वाजस्नेयी संहिता है। अगला है शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित हैं ऋषि गौतम रहुगढ़। ये उनके राजा विदेह के पुरोहित थे। ठीक है, अगला कह रहा कि जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है वह है तो यह शतपथ ब्राह्मण में। ठीक, गोपद ब्राह्मण अथर्ववेद का ब्राह्मण है। गोपद ब्राह्मण जो है वो है अथर्ववेद का ब्राह्मण। अगला आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है तो ये है अथर्ववेद में मिलता है। वह उपनिषद जिसमें पहली बार निराशावाद के तत्व दिखाई देते हैं किसमें दिखाई देते हैं? मैत्रायणी में। किसमें दिखाई देते हैं? मैत्रायणी में। अगला है कह रहा कि भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। किससे लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। जिंद अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। जिंद अवेस्ता संबंधित ईरानी ग्रंथ है। ठीक है, प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते हैं स्वर्ण आभूषण। निशाका किसे कहा जाता है? या निष्क कहा जाता था स्वर्ण आभूषण को। 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन प्राप्त हुआ है वो है बोगज कोई। 14वीं सदी। ठीक है, 14वीं सदी में एशिया माइनर में बोगज कोई अभिलेख। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से। मनुस्मृति जो है सामाजिक व्यवस्था से संबंधित स्मृति है। इसके लेखक मनु थे। वह उपनिषद जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद प्राप्त होता है। यम और नचिकेता का संवाद कठोपनिषद में मिलता है। अगला है ऋग्वेद में उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है कुंभा क्रमु। ठीक है, कुंभा एवं क्रमु नदी ये अफगानिस्तान से संबंधित है। ये अफगानिस्तान और भारत के आर्यों के संबंध का सूचक है। ठीक है, सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त किसको समर्पित है? तो इंद्र देवता को समर्पित है।
आर्य शब्द का अशाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ। क्या होता है? श्रेष्ठ। अधर्यु, अधर्यु का अर्थ यज्ञ करने वाला पुरोहित। अधर्यु का अर्थ जो है यज्ञ करने वाला पुरोहित। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे कैकेय के। कहाँ के थे? केकय के थे। ठीक है। अगला है सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक हैं पुराणों में। किसके? पुराणों के। भारत का प्रथम विधि निर्माता किसे माना जाता है? भारत का प्रथम विधि निर्माता मनु महाराज को माना जाता है। प्राचीन काल के महान विधि निर्माता कौन? मनु। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, कौशेय शब्द का प्रयोग किया गया है किसके लिए? रेशम के लिए। कौशेय शब्द का प्रयोग रेशम के लिए किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा कि क्लासिकी संस्कृति में, क्लासिकी संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। आर्य शब्द का अर्थ होता है एक उत्तम व्यक्ति। ऋग्वेद है स्रोतों का संकलन। इतिहास शब्द का उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में। इतिहास शब्द का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो अथर्ववेद में मिलता है। अगला है ऋग्वेद में उल्लिखित 10 राजाओं का संग्राम हुआ था परशुड़ी यानी कि रावी नदी के तट पर। ठीक है। राजा सुदास और 10 राजाओं के एक संघ के बीच यह परशुड़ी नदी के तट पर हुआ था जिसमें राजा सुदास की जीत हुई थी। अगला है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक दशा एवं महाजनपद काल का उदय। ठीक है। महाजनपदों का उदय। पहला क्वेश्चन है कह रहा कि झुलसी टांग वाले मनुष्य इस राजा की उपाधि थी। झुलसी टांग वाले मनुष्य इस राजा की उपाधि थी। किसकी उपाधि थी? कारीकलन की। किसकी थी? कारीकलन की। अगला कह रहा कि 16 महाजनपदों का उल्लेख किसमें मिलता है? बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में। कलिंग नरेश खारवेल संबंधित था चेदी वंश से। कलिंग नरेश खारवेल चेदी वंश से संबंधित था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था राजस्थान में। 6ठी शताब्दी का मत्स्य महाजनपद स्थित था राजस्थान में। राजस्थान में। अगला है कह रहा कि प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भहार स्थल से प्राप्त हुए हैं पाटलिपुत्र से। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार हुआ था शिशुनाग के समय में। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार हुआ था, पूछ रहा है शिशुनाग के समय में हुआ था। ठीक है। चलिए अगला। अगला कह रहा है कि मगध का शासक जिसने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया था तो वह था अजातशत्रु। अजातशत्रु ने पहले बिंबिसार की हत्या की, उसके बाद इसके पुत्र ने इसकी हत्या कर डाली थी। कह रहा है कि मगध का सम्राट जिसे अप्रो परशुराम के नाम से जाना जाता था तो वो था महापद्म नंद। महापद्म नंद ये नंद वंश का महानतम शासक था। कह रहा कि प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास आकृति कैसा है? कैसा है? तो अर्ध चंद्राकार श्रावस्ती का आकार था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व सुक्तिमती राजधानी
थी किसकी, तो चेदी। सुक्तिमती जो राजधानी थी वो चेदी की राजधानी थी। अगला कह रहा कि अभिलिखित साक्ष्य में प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। अभिलिखित साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। कहाँ? कलिंग में। कह रहा है कि उदयन वासोदत्ता की दंत कथा संबंधित है। कहाँ? कौशाम्बी की। चलिए, कह रहा कि प्राचीन भारत में मगध साम्राज्य की सबसे प्रारंभिक राजधानी क्या थी, तो पाटलिपुत्र थी। अब आइए धार्मिक आंदोलन। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का धार्मिक आंदोलन। पहला है जैन धर्म। जैन कल्पसूत्र की रचना की थी, तो किसने की थी? भद्र बाहु ने की थी। भारत में पाल काल में एक महत्वपूर्ण अध्ययन केंद्र था विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल काल में हुई थी। अगला है विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अति महत्वपूर्ण आचार्य थे, तो विरोचन थे, अतीश थे, दीपांकर, रत्नाकर, शांति। रत्नाकर, शांति। सुमिलित के कुछ क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन सुमिलित का है, स्थल दिया है और तीर्थंकर पूछा है। स्थल से संबंधित श्रावस्ती, संभवनाथ, काकंदी, सुविधानाथ, सुविधानाथ, अयोध्या, ऋषभनाथ और पाभोसा, पदम प्रभु। अगला तक्षशिला विश्वविद्यालय। तक्षशिला विश्वविद्यालय का उत्खनन सर जॉन मार्शल ने करवाया था। कह रहा कि महावीर का प्रथम अनुयायी बना था जामाली, जो उनका दामाद था। अगला कह रहा कि त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह जैन धर्म की है। ये त्रिरत्न किसका है? जैन धर्म के। कह रहा है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो मोगली मखली गोसाल थे। मगली पुत्र गोसाल थे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखली गोसाल। प्रारंभिक जैन साहित्य में लिखा गया था। प्रारंभिक जैन साहित्य में लिखा गया था अर्धमागधी भाषा में। प्रारंभिक जैन साहित्य जो है अर्धमागधी भाषा में लिखा गया था। तीर्थंकर शब्द संबंधित है जैन धर्म से। किससे संबंधित है? जैन धर्म से। जैन सभा जिसमें अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ पाटलिपुत्र से। प्रभासगिरी तीर्थ स्थल। प्रभासगिरी तीर्थ स्थल ये जैन धर्म से संबंधित है। कह रहा कि धर्म जो विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता वो जैन धर्म था। कौन था? जैन धर्म था। चलिए अगला क्वेश्चन। कह रहा कि जैनियों की पवित्र पुस्तक कहलाती है अगम सिद्धांत। क्या कहलाती है? अगम सिद्धांत। जैनियों की पवित्र पुस्तकें कहलाती हैं अगम सिद्धांत कहलाती है। दर्शन जिसमें पुनर्जन्म के विश्वास को अस्वीकार कर दिया चारवाक ने। चलिए बौद्ध धर्म के बारे में देखते हैं। महात्मा बुद्ध ने कपिल वस्तु के राजगृह लौटते समय अनुपिया नामक स्थान पर किसको बौद्ध धर्म में दीक्षित नहीं किया था, तो आम्रपाली को दीक्षित नहीं किया था। बुद्ध का जन्म
लुम्बिनी में हुआ था। बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुआ था। बुद्ध के जीवन की घटना जिसको महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है, तो वह था गृह त्याग। वह था गृह त्याग। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था सारनाथ में दिया था। ठीक है, सारनाथ में दिया था। बुद्ध के उपदेश संबंधित हैं। बुद्ध के उपदेश संबंधित हैं आचरण की शुद्धता व पवित्रता के लिए। कह रहा कि भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है। प्रथम उपदेश। प्रथम उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन किया गया था सारनाथ में। पहला उपदेश जो दिए थे सारनाथ में, उसी को धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था? महात्मा बुद्ध ने दिया था। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। कहाँ पर दिए थे? श्रावस्ती में। अगला है कह रहा कि बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। कहाँ पर? वैशाली में। बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। कौन? देवदत्त। उनका भाई देवदत्त संघ का प्रमुख होना चाहता था। बुद्ध द्वारा रूपांतरित में अंतिम व्यक्ति था। बौद्ध धर्म के बुद्ध द्वारा संघ में उपदेशित करने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? सुबुद्ध था। सुबुद्ध जो है अंतिम व्यक्ति था जिसे बुद्ध ने अपना उपदेश दिया था, अंतिम उपदेश। त्रिपिटक है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न इंगित करता है बुद्ध धम्म संघ। बौद्ध धर्म प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में। अगला है संसार अस्थिर और क्षणिक है। यह कथन है बुद्ध का। यह कथन किसका है? तो बुद्ध का है। अगला है बौद्ध ग्रंथ जिसमें संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं। बौद्ध धर्म के ग्रंथ विनय पिटक में संघ के नियम प्राप्त होते हैं। संघ के नियम का उल्लेख विनय पिटक में किया गया है। विदेशी राजा जिसने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए, वह कौन था? तो मेघवर्मन था। कौन था? मेघवर्मन था। उसने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया कि मुझे भारत में बिहार बनाने की अनुमति दी जाए। अगला है बोध गया में महात्मा बुद्ध ने 2 बंजारों को उपदेश देकर अपना उपासक बना लिया था। वे 2 बंजारे थे मल्लिक और तपसु। सप्तपर्णी गुफा स्थित है राजगृह बिहार में। सप्तपर्णी गुफा कहाँ स्थित है? तो राजगृह बिहार में स्थित है। विशुद्धि मग कह रहा कि विशुद्धि मग नामक पुस्तक किस संप्रदाय से संबंधित है? तो ये जो है हीनयान नामक संप्रदाय से संबंधित है। हीनयान भी बौद्ध धर्म का एक पार्ट है। ठीक है। कह रहा कि शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक कौन थे? तो नागार्जुन थे। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली कौन सी थी?
दोनों जो है, दोनों की तीर्थस्थली कौशाम्बी मानी जाती है। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते थे। कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत में दोनों विश्वास करते थे, बौद्ध और जैन धर्म के दोनों। अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था बुद्ध प्रतिमा के लिए। अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था बुद्ध की प्रतिमा के लिए। देश में मूर्ति पूजा की नींव रखी गई थी बौद्ध धर्म के द्वारा। वह काल जिसमें बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई कुषाण काल में। कुषाण काल में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई थी। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध प्रतिमा संबंधित है गुप्त काल से। किससे है? भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध प्रतिमा संबंधित गुप्त काल से संबंधित है। और खड़ी प्रतिमा जो है, खड़ी प्रतिमा वो है कुषाण काल से, और भूमि स्पर्श मुद्रा की जो बुद्ध की प्रतिमा है वो गुप्त काल से है। ठीक है। अगला है, कह रहा कि विक्रमशिला बिहार का संस्थापक कौन था? तो पाल वंश के शासक धर्मपाल थे। चलिए अगला, कह रहा कि उस स्तूप के उत्खनन में सारिपुत्र के अवशेष प्राप्त हुए थे। कहाँ? सांची में। बौद्ध पवित्र स्थल जो निरंजना नदी पर स्थित है, बोध गया। निरंजना नदी के तट पर बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्त हुआ था। वैशाख पूर्णिमा के दिन बोध गया में निरंजना नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। एशिया के ज्योतिय पुंज के तौर पर जाना जाता है किसे? गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? तो वह था बिंबिसार के दरबार से संबंधित था। वो राजकीय चिकित्सक था। ठीक। कौन? जीवक। बुद्ध कौशाम्बी आए थे उदयन के राज्यकाल में। बुद्ध जो है कौशाम्बी उदयन के राज्यकाल में आए थे। तिब्बत में बौद्ध धर्म के सुधार में महती भूमिका निभाने वाले उपाध्याय अतीश किस बिहार के प्रसिद्ध विद्वान थे? विक्रमशिला विश्वविद्यालय के विद्वान थे। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव आधा पार्वती है। देव और उसकी शक्ति का योग। प्रतीक पूछ रहा है, कह रहा कि अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक हैं देव और उसकी शक्ति का योग। अगला है, गौतम बुद्ध ने प्रथम धार्मिक प्रवचन दिया था तो सारनाथ में। भारत में सर्वप्रथम मानव मूर्तियों की पूजा हुई थी बुद्ध की। मानव मूर्तियों की पूजा कब हुई थी? बुद्ध की हुई थी। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसका चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है, ये प्रथम उपदेश का है। धर्म चक्र परिवर्तन मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है। इस घटना को प्रथम उपदेश द्वारा धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। चलिए, कह रहा कि भागवत संप्रदाय एवं ब्राह्मण धर्म। अगला धर्म हम पढ़ेंगे भागवत संप्रदाय एवं ब्राह्मण धर्म। भगवत गीता मूलतः महाभारत का अंश है। ये भीष्म पर्व का भाग है। भगवत गीता जो है मूलतः महाभारत का अंश जो है भीम पर्व का एक भाग है। नागार्जुन कोंडा शहर की स्थापना की थी इक्ष्वाकु राजवंशों ने। ठीक है, इक्ष्वाकु राजवंश के शासकों ने नागार्जुन कोंडा शहर की स्थापना किया था। अगला है सुमिलित करना है। एक तरफ देवता दिया है, एक तरफ उनकी पहचान करनी है। कह रहा कि शिव की पहचान क्या है? त्रिशूल है। विष्णु की पहचान क्या है? चक्र है। गणेश की पहचान रस्सी व फंदा है। सरस्वती
की पहचान वीणा है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये भी सुमिलित करना है। दार्शनिक और दर्शन के बारे में पूछ रहा है, ये सुमिलित करना है। रामानुज किस दर्शन के थे? विशिष्ट द्वैत के। माधवाचार्य द्वैत के। निम्बार्क जो थे द्वैतवाद के संस्थापक थे। वल्लभाचार्य शुद्ध द्वैतवाद के संस्थापक थे। ठीक है, चलिए अगला कह रहा है कि मंडन मिश्र शिष्य थे। मंडन मिश्र किसके शिष्य थे? तो कुमारिल भट्ट के। अगला कह रहा है कि तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति नहीं। यह किसने कहा? किसमें कहा गया है? तो गीता में कहा गया है। किसमें कहा गया है? गीता में कहा गया है। मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है। कौन देता है? भगवत गीता। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीन अभिलेखी साक्ष्य मिलता है। हेलियोडोरस का बेशनगर अभिलेख। ठीक है, हेलियोडोरस का बेशनगर अभिलेख में भागवत धर्म से संबंधित प्राचीन अभिलेख साक्ष्य के मिलते हैं, जानकारी मिलता है। चलिए अगला, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ स्थित हैं। आदि शंकराचार्य द्वारा 4 मठ स्थापित किए गए थे। जो पहला था जोशी मठ, द्वारका मठ, पुरी में, श्रृंगेरी में। ठीक है, ये 4 जगह ये आदि शंकराचार्य द्वारा मठों की स्थापना की गई थी। कह रहा कि नयनार थे शैव धर्म के अनुयायी थे नयनार। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। सुमिलित करना है। सूची 1 सूची 2 से मिलान करना है। वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग, रामानुज विशिष्ट द्वैतवाद, माधवाचार्य द्वैतवाद, शंकर अद्वैतवाद से संबंधित थे। अब अगला चैप्टर हमारा आ गया है मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य इस अभिलेख में अशोक धर्माशोक के नाम से वर्णित है। ये जो है कुमार देवी का सारनाथ अभिलेख से जानकारी मिलती है कि अशोक धर्माशोक के नाम से वर्णित है इस अभिलेख में। मौर्यों के इतिहास के लिए अधिक प्रमाणिक माना जाता है विष्णु पुराण को। ठीक है, विष्णु पुराण। आंध्रों के इतिहास के लिए अधिक प्रमाणिक माना जाता है तो मत्स्य पुराण को। मौर्य काल में सदैव राजा के पास रहने वाले विश्र परीक्षक वैद्य को कहा जाता था जांगली विद। अगला है, कह रहा है कि शासक जो मौर्य राजवंश से संबंधित नहीं था तो अग्निमित्र। चलिए अगला, अशोक के स्तंभ लेखों के लिए पत्थर निकाला जाता था चुनार से। अशोक के स्तंभ लेखों के लिए पत्थर जो निकाला जाता था वो चुनार से निकाला जाता था। अशोक का वह शिलालेख जो धार्मिक संश्लेषण के बारे में कहता है 12वां शिलालेख। धार्मिक संश्लेषण समन्वय के बारे में बात करता है वो 12वां शिलालेख में कहा गया है सभी धर्म समान रूप से वो मानता है। ठीक है, चलिए समान धर्म की बात करता है 12वें शिलालेख में। सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक बाद कलिंग पर विजय प्राप्त किया था 8वें वर्ष। अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष वो कलिंग पर आक्रमण किया था और विजय प्राप्त किया था। अगला है, प्राकृत भाषा के पोषक थे सातवाहन नरेश। अगला है, कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला सातवाहन काल में। कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन कला को मिला तो वो सातवाहन काल में मिला। अगला है, मथुरा मूर्ति कला शैली प्रारंभ हुई। मथुरा
मूर्तिकला शैली प्रारंभ हुई तो वो कुषाण काल में प्रारंभ हुई थी। अगला, वे शासक जिन्होंने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया था तो मौर्य और अशोक थे। चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक थे। राजा जिसके अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था तो वो किसके मिला था? अशोक के। ठीक है, अशोक के अभिलेख से मिलता है कि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। अगला है, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था तो अशोक ने किया था। अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ कौन सा है? तो लौरिया नंदनगढ़ का अभिलेख है। अगला है, अशोक का वह अभिलेख जो कनक मुनि बुद्ध के अस्तित्व को प्रमाणित करता है। अगला है, अशोक का वह अभिलेख जो कनक मुनि बुद्ध के अस्तित्व को प्रमाणित करता है निगाली सागर स्तंभ अभिलेख में। निगाली सागर स्तंभ अभिलेख में। अगला है, गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है तो यह स्थित है, ये मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें इस अभिलेख में अशोक का नाम मिलता है कि अशोक है। अगला है, कह रहा है कि अशोक के अभिलेख से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित है तो यह है बरहवा अभिलेख। ठीक है, बरहवा शिलालेख। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ा गया था जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चलता है। प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चलता है तो अनुराधापुर के अभिलेख से पता चलता है ब्राह्मी लिपि का प्राक। ठीक है। अगला है, अपने साम्राज्य के उत्तरी पश्चिमी भाग में उत्कीर्ण राजाओं के लिए अशोक ने लिपियों का प्रयोग किया था। आरमेइक, ग्रीक, खरोष्टी। इलाहाबाद में अशोक स्तंभ सूचना प्राप्त होता है समुद्रगुप्त के बारे में। इलाहाबाद के अशोक स्तंभ सूचना प्राप्त करता है, प्रदान करता है समुद्रगुप्त के बारे में। फाहियान भारत कब आया था? 399 ईस्वी में भारत आया था। कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है 13वें शिलालेख में। कलिंग युद्ध के बारे में हमें 13वें शिलालेख से पता चलता है कि अशोक कलिंग पर 261 ईसा पूर्व, ठीक है, 261 ईसा पूर्व जो है कलिंग पर आक्रमण किया था। अगला है, मौर्यन मंत्रिपरिषद में राजस्व इकट्ठा करने वाले से संबंधित है समाहर्ता। समाहर्ता नामक अधिकारी जो है वो राजस्व का इकट्ठा करता था। अशोक का समकालीन तुर्मय राजा था मिस्र का। मकदूनिया में अशोक का समकालीन राजा कौन था? एंटीगोनटास। अगला है टालमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक राजन संबंध थे, वह शासक कहाँ का था? तो मिस्र का था। एक इतिहासकार के अनुसार शिलालेखों में अशोक ने जिस धर्म का प्रतिपादन किया वह वस्तुतः धर्म था फ्लीट का। कौन? फ्लीट। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप है ब्राह्मी। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप है ब्राह्मी। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना किया था? तो वह था अशोक। सांची का स्तूप बनवाया था अशोक ने बनवाया था। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन उत्कीर्ण अक्षरों से पता चलता है स्तंभों पर। ब्राह्मी लिपि का पता चलता है सर्वप्रथम स्तंभों पर।
अगला है बुलंदीबाग प्राचीन स्थान है पाटलिपुत्र का। बुलंदीबाग प्राचीन स्थान था पाटलिपुत्र का। अगला है मौर्य काल में तक्षशिला के प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र के द्वार खुले थे ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों के लिए। ठीक है। अगला है मौर्य काल में दंड विधान थे काफी कठोर। कालसी प्रसिद्ध है अशोक के शिलालेखों के कारण। कालसी जो है अशोक के शिलालेखों के कारण प्रसिद्ध है। चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? विष्णुगुप्त। चाणक्य का विष्णुगुप्त दूसरा नाम था। अगला है चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन व्यतीत किए थे श्रवणबेलगोला कर्नाटक में। अशोक का वह अभिलेख जिसमें धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत की बात कही गई है। अशोक का 12वां शिलालेख। चलिए मौर्य उत्तरकालीन भारत के बारे में देखते हैं। मौर्य उत्तरकालीन भारत में शिवमुख संस्थापक था सातवाहन राज्य का, या सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? शिवमुख था। कार्दमक क्षत्रपों ने अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किए थे ताम्र धातु के। कार्दमक क्षत्रपों ने अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किए, ये ताम्र धातु के थे। अशोक के द्वितीय शिलालेख में उल्लेख नहीं है सातवाहनों का उल्लेख नहीं है। अगला है खारवेल के विषय में जानकारी का स्रोत है। खारवेल के विषय में जानकारी का स्रोत हाथी गुफा का अभिलेख। खारवेल के बारे में जानकारी जो मिलती है वो हाथी गुफा का अभिलेख के बारे से प्राप्त होती है। राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश कौन था? तो सातवाहन था। अगला है मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था? तो सातवाहन था। अगला देखते हैं। अगला सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी अमरावती। सातवाहनों की राजधानी कहाँ थी? अमरावती। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? 81 ईस्वी, सन 81। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि है सन 81 ईस्वी। बुद्ध का सिक्कों पर अंकन प्राप्त हुआ है। कनिष्क के सिक्कों पर बुद्ध का अंकन प्राप्त हुआ है। उत्तरी तथा उत्तर पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था कुषाणों। किसने जारी किया था? कुषाणों ने। उत्तर तथा उत्तर पश्चिम भारत में सर्वाधिक संख्या में सिक्के तांबे के जो जारी किया गया था वो कुषाणों के द्वारा जारी किया गया था। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना अभिलेख में मिलता है कठियावाड़ का रुद्रदामन के अभिलेख में। कठियावाड़ के रुद्रदामन के कठियावाड़ अभिलेख में काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना मिलता है। अगला है प्राचीन भारत में नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए कुषाणों ने। नियमित रूप से सोने के सिक्के प्रचलित किए थे तो कुषाणों ने प्रचलित किया था। अगला है बिना बेगार के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया किसने? रुद्रदामन प्रथम ने। प्राचीन भारत के साहित्यिक इतिहास में पाणिनि और पतंजलि ख्याति प्राप्त नाम है या फले फूले। किसमें? शुंग वंश के समय में। शुंग वंश के समय में पाणिनि और पतंजलि का नामोल्लेख हुआ। विक्रम संवत प्रारंभ होता है 58 ईसा पूर्व से। कब होता है? 58 ईसा पूर्व से।
महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे किसके? पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। विक्रम एवं शक संवत में अंतर वर्षों का है 135 वर्षों का अंतर शक और विक्रम संवत के बीच का अंतर है 135 वर्षों का। अगला है सुमेलित करना है। डेमेट्रियस हिंद यवन शासक था, हिंद यूनानी था। रुद्रदामन शक था। गोंडो फर्नेज ये फावा था। विम विम कटफिसेस की यहाँ बात कर रहा है तो ये कुषाण था। ठीक है, विम कटफिसेस क्या था? कुषाण था। अगला है प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण। कह रहा है कि प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में कालक्रम है। पहले यूनानियों का आक्रमण था, फिर शक था, फिर कुषाण थे। ठीक है। अगला है मध्य प्रदेश में विदिशा के पास बेसनगर में गरुड़ ध्वज स्तंभ बनवाया था किसने? हेलियोडोरस ने। हेलियोडोरस ने मध्य प्रदेश में विदिशा के पास बेसनगर में गरुड़ ध्वज स्तंभ बनवाया था। हमारे देश को इंडिका संबोधित करने वाले थे यूनानी। हमारे देश को इंडिया संबोधित किसने किया था? यूनानियों ने किया था। हिंद यवन शासक जिसने शीशे के सिक्के जारी किए थे। हिंद यवन शासक शीशे के सिक्के जो जारी किए गए थे वो हिंद और यवनों के द्वारा जारी किए गए थे। तो उसमें पूछ रहा है किसने जारी किया था? तो स्ट्रेटो द्वितीय ने जारी किया था। अगला है शासक जिसका सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय जाता है। कुषाण शासक भीम कड़फिसेस को। भीम कड़फिसेस ही जो था सर्वप्रथम भारत में सोने के सिक्के जारी किए थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वीर भारती राजा का नाम जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था किसे? पुरु यानी पोरस को। वीर भारतीय राजा का नाम जिसे सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर पराजित किया था उसका नाम क्या था? पुरु या पोरस था। युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद भारतीय गढ़ अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण कर लिया था। ठीक है, तो मस्सग के लोगों ने। ठीक है। आयुर्वेद के प्रसिद्ध विद्वान चरक दरबार अलंकृत करते थे किसके? तो ये कनिष्क के दरबार में चरक रहते थे। अगला संगम युग के तरफ चलते हैं। संगम युग में चेर चोल पांड्य आते हैं। कह रहा है कि राजवंश अपने संगठित स्थानीय प्रशासन के लिए प्रसिद्ध था। कोरोमंडल क्षेत्र के चोल। राजवंश अपने संगठित स्थानीय प्रशासन के लिए प्रसिद्ध था। कोरोमंडल क्षेत्र के चोलों का शासन प्रसिद्ध था स्थानीय प्रशासन के लिए। कह रहा कि चोल वंश का शासक जिसने शिवपाद शेखर की उपाधि धारण की थी राजराजा प्रथम ने। संगम ग्रंथ तोलकप्पियम आधारित है, व्याकरण पर आधारित है। तमिल ग्रंथ जिसे लघु वेद की संज्ञा दी गई है कुराल को। लघु वेद किसे जहाँ कहा जाता है? तमिल ग्रंथ कुराल को लघु वेद की संज्ञा दी जाती है। शिल्पाधिकारम का लेखक कौन है? तो इलंगो आदिगल है। ठीक है, इलंगो आदिगल। अगला है तृतीय संगम हुआ था मदुरई में हुआ था। अगला है बृहदेश्वर मंदिर जो भगवान शिव को
वर्ष 1014 में समर्पित किया गया था, स्थित है तंजावुर में। तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर जो भगवान शिव को समर्पित 1014 में समर्पित किया गया था, स्थित है तंजावुर में। अगला चैप्टर देखते हैं, दक्षिण भारत का इतिहास, चोल, चालुक्य, पल्लव। पहला क्वेश्चन है, कह रहा कि कांचीपुरम में इस राजवंश के शासकों की राजधानी थी पल्लव। पल्लव की राजधानी कहाँ थी? कांचीपुरम में। सुमिलित करना है, एक तरफ राजा दिया है, दूसरे तरफ वर्ष दिया है। राज का शासनकाल जो था 985 से 1015 ईस्वी तक चला था। राजा धीराज प्रथम का शासनकाल जो था 1044 से 1052 तक चला था। कुलोत्तुंग प्रथम का शासन जो था 1070 से 1120 तक चला था। विक्रम चोल का शासन जो 1120 से 1133 तक चला था। फिर सुमिलित करना है, एक तरफ राजवंश दिया है, दूसरे तरफ राजवंश की राजधानी दिया है सूची 2 में। तो पल्लव की राजधानी कहाँ थी? तो कांचीपुरम में थी। अब कदंब की राजधानी वनवासी थी, पांड की राजधानी मदुरा थी और काकतीय वंश की राजधानी वारंगल थी। कह रहा कि नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति एक उत्कृष्ट उदाहरण है चोल काल की। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति ये जो है चोल काल की उत्कृष्ट उदाहरण है। अगला है, वह राजवंश जो अपने शासन काल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे। चोल शासक। चोल शासक अपने राजकाल में ही, अपने शासन काल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे। अगला है, वह दक्षिण भारतीय राज्य जो अपनी नौसैनिक शक्ति हेतु प्रसिद्ध थे। चोल शासक। चोल जो हैं अपनी नौशक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। चोल गंगम नामक बृहद कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय जाता है तो राजेंद्र प्रथम को जाता है। चोल गंगम नामक बृहद कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय चोल शासक राजेंद्र को जाता है। अगला है, तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किया था राजा राज प्रथम ने। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो राजा राज प्रथम ने किया था। चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला था? चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला था? कोरोमंडल तट, दक्कन के कुछ भाग। कोरोमंडल तट पूरा, दक्कन के कुछ और भाग जो सम्मिलित था। ठीक है, चोलों का राज्य। अगला है, चोल शासकों के शासन काल में वारियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था। कौन? टोट्टा वारियम। चालुक्यों की राजधानी थी वातापी। कौन? वातापी। चोल राजाओं के स्नानागार एवं भोजनालय का प्रबंध देखते थे स्त्रियां तथा पुरुष दोनों। चोल राजाओं के स्नानागार एवं भोजनालय का प्रबंध कौन कौन देखते थे? स्त्री और पुरुष दोनों देखते थे। अगला है, चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की थी। उस चोल शासक का नाम राज प्रथम है। अगला है, चोल साम्राज्य को अंततः समाप्त किया था किसने? मलिक काफूर ने। किसने? मलिक काफूर ने चोल साम्राज्य को समाप्त किया था। वह चोल राजा जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था। तो कुलोत्तुंग। कौन था? कुलोत्तुंग प्रथम के साथ। 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे? 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे? कुलोत्तुंग प्रथम के कार्यकाल में भेजे गए थे। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ था
चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। अगला है चीनी यात्री जिसने चालुक्यों के प्रशासन काल में चीन एवं भारत चीनी यात्री जिसने चालुक्यों के शासन काल में चीन एवं भारत के संबंध का विवरण दिया था। किसने दिया था? वेनसांग ने दिया था। अगला देखते हैं। कह रहा है कि किस वंश द्वारा प्रायः महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे? तो किसने? चालुक्यों के शासनकाल में। अगला है मत विलास प्रहसन के लेखक थे महेंद्र वर्मन। मत विलास अगला है तीसरी शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था लोहे के यंत्रों या उपकरणों हेतु। अगला है संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ है पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में। पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में संस्कृत के कवि नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ है। किसके? पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में हुआ है। अगला है एक चालुक्य अभिलेख के तिथि अंकन में शक संवत का वर्ष 556 दिया हुआ है। इसका तुल्य वर्ष है 634 ईस्वी। अगला है प्रसिद्ध संस्कृत लेखक दंडी ने अलंकृत करते थे पल्लव की सभा को। अगला है पल्लव राजा जिसकी उपाधि राज सिंह थी नरसिंह वर्मन द्वितीय। अगला है तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर बना था राजा राज के शासनकाल में। राजा राज के शासनकाल में बना था। अगला है सुमेलित करना है। इधर दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के समकालीन नरेश दिया है और इधर उनके राज्य दिया है। ठीक है, चलिए। धनंजय कुस्तलपुर, नीलराज अवमुक्त, उग्रसेन पालक्का, विष्णुगोपा कांची। चलिए अगला देखते हैं, ये भी सुमिलित करना है। अगला है पल्लव की राजधानी कांची थी, पांड्य की राजधानी मदुरा, यादव देवगिरी, काकतीय वारंगल। ठीक। अगला गुप्तकाल। पहला क्वेश्चन है गुप्तकालीन प्रशासनिक विभाजन का अनुक्रम है भुक्ति, विषय, विधि, ग्राम। प्रशासन की इकाई थी, सबसे छोटी इकाई क्या थी? ग्राम थी। अगला है मंदसौर प्रशस्ति उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करता है कुमार गुप्त प्रथम का। शक विजय के संदर्भ में सबसे सबल प्रमाण नरेश की रजत मुद्राएं हैं चंद्रगुप्त द्वितीय की। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है समुद्रगुप्त को। शक विजेता जाना जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय को। गुप्त शासक जिन्होंने हुड़ों पर विजय प्राप्त की वह है स्कंदगुप्त। गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता है, गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था दिनार कहा जाता था। गुप्त अभिलेखों में दिनार जिसका वाचक है वह है कांस्य का। किसका? कांस्य सिक्का। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखी साक्ष्य प्राप्त होता है एरन अभिलेख में। एरन अभिलेख से पता चलता है सती प्रथा का प्रथम अभिलेख एरन अभिलेख है। 437 से 438 ईस्वी के मंदसौर अभिलेख में एक भव्य सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख मिलता है। रेशम बुनकरों श्रेणी। सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कलांकित है
गुप्त काल से। प्राचीन भारत में वह वंश जिसके शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है, गुप्त वंश को। किसको? गुप्त काल। प्राचीन भारत में वह वंश जिसके शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है, वो कौन सा वंश है? गुप्त वंश है। अगला है राजवंश जो हुड़ों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ। किसने? गुप्तों ने। भाग और बलि थे राजस्व के दो स्रोत थे। अगला अगला है अधोलिखित में गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है दिनार। भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा है सांख्य। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि हैं। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था कौन? गौतम ऋषि ने किया था। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि, न्याय दर्शन के प्रचारित किया था गौतम ऋषि। ठीक। अगला है भारत में आस्तिक तथा नास्तिक संप्रदायों में विभेदक लक्षण है वेदों की प्रामाणिकता में आस्था। जो वेदों की प्रामाणिकता में आस्था रखते हैं उसे आस्तिक कहते हैं। जो इनके प्रामाणिकता में आस्था नहीं रखते उसे नास्तिक कहा जाता है। काम रूप में वैष्णव धर्म का लोकप्रिय बनाया किसने? शंकरदेव। बीज गणित के क्षेत्र में योगदान के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं भास्कर को बीज गणित के क्षेत्र में इनका योगदान के रूप में जाना जाता है। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नामक नायक अग्निमित्र कायस्थ जाति का सर्वप्रथम उल्लेख किया है याज्ञवल्क्य। किसने? याज्ञवल्क्य ने। अगला है दास मुक्ति के अनुष्ठान का विधान सर्वप्रथम किसने किया था? तो नारद ने किया था। पुंड्रवर्धन भुक्ति अवस्थित थी उत्तर बंगाल में। अगला है गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार संचालित होता था ताम्रलिप्ति बंदरगाह में। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखी संदर्भ प्राप्त होता है तो एरन अभिलेख में। इसके पीछे भी मिला था। इसके आगे कुमारगुप्त प्रथम के मंदसौर अभिलेख में श्रेणी का उल्लेख मिलता है रेशम बुनकर। ये श्रेणी जो होते थे ये व्यापारी की एक संगठन होता था। ठीक। चलिए अगला देखते हैं। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति इधर पर इसके चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय था। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर जिसका उल्लेख मिलता है जहांगीर का वह गुप्त शासक जिसको पहली बार अभिलेख जारी करने का दायित्व दिया जाता है समुद्रगुप्त को। गुप्त शासक जिसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। अगला है गुप्त उत्तर काल। बाणभट्ट ने हर्षचरित में किस मौर्यकालीन शासक का उल्लेख किया है? तो बृहद्रथ का उल्लेख किया था। अगला क्वेश्चन है मिलान करना है विदेशी यात्रियों का भारत भ्रमण वर्ष का। किस वर्ष कौन विदेशी यात्री भारत आया था? फाहियान जो था वो 399 में आया था और 414 तक भारत में रहा। अगला है वेनसांग। इन्होंने 629 ईसा पूर्व से 645 ईस्वी तक थे। इति सिंह ये 671-72 से 693-94 ईस्वी तक भारत में रुके रहे। अल मसूदी ये 915 से 916 ईस्वी तक थे। चलिए अगला है राजा जिनको जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुना गया गोपाल, नंदीवर्धन और पल्लवमल।
अगला है स्तूप जिसमें आर्यक स्तंभ की विशेषताएं प्राप्त होती हैं। अमरावती में स्तूप जिसमें आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिलती हैं। अमरावती और नागार्जुनी कोंड। ठीक। अगला शासक जिसने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया था। प्रवरसेन ने प्रथम। वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था गुजरात में। 6वीं 7वीं शताब्दियों में एक मौर्य वंश कहाँ शासन कर रहा था। लाट। कदम्बों की राजधानी बनवासी स्थित थी गोवा। ठीक, गोवा। अगला है प्रतिहार अभिलेखों में संदर्भित सिक्कों का नाम था द्रम। मध्य प्रदेश के हरसूद शहर का निर्माण किया हर्षवर्धन ने। मध्य प्रदेश के हरसूद शहर का निर्माण किसने किया? हर्षवर्धन ने किया था। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था, कन्नौज तथा प्रयाग में। कन्नौज तथा प्रयाग में। अगला है प्राचीन भारत में स्थापत्य कला। वह स्थान जहाँ पर शिल्प में विष्णु का वराह अवतार दर्शाया गया है। उदयगिरी गुफा विदिशा में विष्णु का वराह अवतार दर्शाया गया है। मेहरौली के लौह स्तंभ लेख में उल्लिखित राजा का नाम है चंद्र। मेहरौली के लौह स्तंभ लेख में उल्लिखित राजा का नाम चंद्र मिलता है। मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप में है। वह भिक्षु कौन था? नागसेन थे। कौन? नागसेन। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं हिंदुओं, बौद्धों और जैनों। एलोरा गुफा जो है इन तीनों धर्मों से संबंधित है। अगला है अजंता और एलोरा गुफाएं कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरई में स्थित है। महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर बनवाया गया था किसके द्वारा? नरसिंह वर्मन के द्वारा। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण कराया गया था पल्लवों के द्वारा। महाबलीपुरम में रथ मंदिर का निर्माण जो था वो पल्लवों के द्वारा करवाया गया था। अगला है हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्य गृह कार्यालय है। 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं। वह केंद्र है कन्हेरी। 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं कन्हेरी में स्थित हैं। चलिए अगला देखते हैं। वह शैलकृत गुफा जिसमें 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है कन्हेरी में। सोमपुर महाविहार का निर्माण किसने करवाया था? धर्मपाल ने करवाया था। गांधार कला शैली एक संश्लेषण है भारतीय तथा यूनानी कला का। सांची स्तूप के महास्तूप के 4 तोरणों में किस एक का निर्माण सर्वप्रथम हुआ था? दक्षिणी। सोनगिरी जहां 108 जैन मंदिर बने हुए हैं स्थित है दतिया में। दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है राजस्थान में। अगला उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण करवाया था। उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजा नरसिंह देव प्रथम। अगला है द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य है तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से है। अगला है भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर
किस शैली में निर्मित है? नागर में। गुफा एवं गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है? एलिफेंटा। एलिफेंटा। चित्रगुप्त स्वामी मंदिर, जिसे चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर माना जाता है, स्थित है कांची में। कांची। अंकोर वाट विष्णु मंदिर स्थित है कंबोडिया। दक्षिण भारत के भगवान रंगनाथ, जिन्हें भगवान वेंकटेश भी कहते हैं, का मंदिर स्थित है तिरुमल्ला पहाड़ी में। एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काट कर बनाए गए मंदिरों का श्रेय दिया जाता है पल्लवों का। किसे? एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काट कर बनाए गए मंदिरों का श्रेय पल्लवों को जाता है। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था किसके शासनकाल में? राणा कुंभा के। शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है कैलाश मंदिर, एलोरा। वह मंदिर जिसके परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है, जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है, ये जो है बृहदेश्वर मंदिर माना जाता है। ठीक है, चलिए। चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर बनवाया गया पल्लवों द्वारा। वह स्थान जहाँ राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा पहाड़ियों में निर्मित गुफा मंदिर स्थित है औरंगाबाद, महाराष्ट्र। गोविंद महल, जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है, स्थित है दतिया में। खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया था चंदेलों ने। कोणार्क मंदिर संबंधित है सूर्य से। द्रविड़ शैली में बना हुआ शिखर है ग्वालियर का तेली मंदिर। ग्वालियर का तेली मंदिर। अजंता की चित्रकारी दर्शाती है जातक कथाओं। अजंता की चित्रकारी दर्शाती है जातक कथाओं। खजुराहो में मंदिर का निर्माण करवाया था चंदेलों ने। बौद्ध, हिंदू, जैन शैलकृत गुफाएं एक साथ विद्यमान हैं एलोरा में। चलिए, अगला है सुमेलित करना है। स्तूप, सांची का स्तूप, चित्रकारी बाघ, कनिष्क की सिर विहीन मूर्ति मथुरा में, दशावतार मंदिर देवगढ़। चलिए, अगला प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार। मृच्छकटिकम पुस्तक किसने लिखी? शूद्रक ने। मृच्छकटिकम शूद्रक ने लिखी। मनुस्मृति के टीकाकार कौन थे? तो कुल्लुक भट्ट थे। मनुस्मृति के टीकाकार कौन थे? कुल्लुक भट्ट। कुमार संभव महाकाव्य की रचना किसने की? तो कालिदास ने की। मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप में वह भिक्षु थे नागसेन। चरक संहिता इतने अध्यायों और खंडों में विभाजित है 120 अध्याय और 8 खंड में। दर्शन प्रचारक सही सुमिलित है न्याय गौतम। ठीक है, दर्शन ये पुस्तक का नाम है, न्याय और जो है गौतम इसके रचयिता हैं। ठीक है, न्याय दर्शन के कौन रचयिता हैं? गौतम। चलिए, अगला सुमिलित करना है। एक में पुस्तक दिया, दूसरे में लिखा। राम पंचाध्यायी, नंददास, चैतन्य भागवत, वृंदावन दास, चैतन्य मंगल, जयनंदा, भक्ति रत्नाकर, नरहरि चक्रवर्ती। अगला है ग्रंथ रचयिता। रागमाला के रचयिता कौन हैं? पुंडरीक विठल। रस
कौमुदी, रस कौमुदी, रस कौमुदी, श्री कंठ, राग विबोध, सोमनाथ, सोमनाथ, चतुर्दंडी, प्रकाशिका। ये किसकी लेखक है? इसके लेखक कौन है? वेंकट रमन। चलिए अगला देखते हैं। चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ सुक सप्तति का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तूतीनामा रखा किसने? ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी ने। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे? विशाखदत्त थे। चलिए अगला है, सुमिलित करना है। दर्शन इधर दिया है, उसके प्रचारक सूची 2 में दिया है। न्याय दर्शन के गौतम, उत्तर मीमांसा बादरायण, पूर्व मीमांसा जैमिनी, वैशेषिक कणाद। चलिए अगला, चरक संहिता। चरक संहिता अध्यायों और खंडों में विभाजित है, तो 20 अध्याय और 8 खंड में चरक संहिता विभाजित है। बौद्ध साहित्य थेरी गाथा निकाय से संबंधित है, खुद्दक निकाय से। बौद्ध साहित्य में थेरी गाथा निकाय से संबंधित खुद्दक निकाय संबंधित है। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखदत्त हैं। 10 कुमार चरितम के रचयिता दंडिन है। द रूट्स ऑफ एंशियंट इंडिया के लेखक W.A. फेयर सर्विस हैं। कल्हड़ की राज तरंगड़ी को आगे बढ़ाया था किसने? जोन राज एवं श्रीवर ने। प्राचीन काल के महान विधि निर्माता कौन थे? तो मनु थे। महाभारत मूलतः जानी जाती है जय संहिता के रूप में जानी जाती है। महान जैन विद्वान हेमचंद्र जिसकी सभा को अलंकृत करते थे, किसके? कुमार पाल को। भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी हैं भगवती सरस्वती। मध्यकालीन भारत के यशस्वी विधिवेत्ता विज्ञानेश्वर हैं। मध्यकालीन विद्वान लेखकों जो जैन धर्म के अनुयायी थे, हेमचंद्र सूरी। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव हैं। काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी थी, भोज ने लिखी थी। भारतीय गणितज्ञ जिसने दशमलव स्थानिक मान की खोज की थी, किसने? आर्यभट्ट ने। दशमलव स्थानिक मान की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट ने की थी। गौड़वाहों के रचयिता कौन है? वाकपति थे। ठीक है, अगला, विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर था व्रात्य क्षत्रियों का। ठीक है, व्रात्य क्षत्रियों का। अगला है, प्राचीन भारतीय विचारकों में से विधि व्यवस्था की सर्वाधिक व्यवस्थित रूप से व्याख्या की है, तो मनु महाराज ने किया था। मानसोल्लास शीर्षक ग्रंथ की रचना की थी सोमेश्वर तृतीय ने। चलिए अगला देखते हैं। अब आ गया पूर्व मध्यकाल 800 से 1200 ईस्वी तक सुमिलित करना है। सूची 1 और सूची 2 को। सरवर्मन असीरगढ़ ताम्रपत्र, ईश्वरवर्मन जौनपुर प्रस्तर अभिलेख, ईशान वर्मन हरहा पाषाण अभिलेख, जीवित गुप्ता द्वितीय दैव वर्णार्क अभिलेख। अगला है, चंदेल वंश का प्रथम शासक था नत्रुक था। कौन था? नत्रुक था। होयसल वंश के प्रथम स्वतंत्र शासक
विष्णुवर्मन ने अपनी राजधानी बनाई थी द्वार समुद्र। किसने? द्वार समुद्र। राजवंश जो कन्नौज पर स्थापित करने में त्रिकोणी संघर्ष में उलझे हुए थे, वे थे पाल थे, प्रतिहार थे, राष्ट्रकूट थे। ये तीनों त्रिकोणी श्रृंखला में कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने के लिए आपस में त्रिकोणी श्रृंखला का युद्ध जारी रखा था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक धर्मपाल थे। गोविंद चंद्र गढ़वाल की एक रानी कुमार देवी ने धर्मचक्र जिन विहार बनवाया था सारनाथ में। हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया था दंती दुर्ग। रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता था वैष्णव। द्वार समुद्र राजवंश की राजधानी होयसल थी। पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे। कदंब राजाओं की राजधानी वनवासी थी। अगला, समकालीन समाज के पाखंड एवं भ्रष्ट आचरण को उद्घाटित करने के लिए अनेक ग्रंथों के लेखक थे क्षेमेंद्र थे। चंदेल राजा, जिसका एक अन्य नाम लक्ष्मणवर्मन था, यशोवर्मन का, चंदेल राजा यशोवर्मन का नाम जो है वह एक लक्ष्मणवर्मन भी मिलता है। एक अन्य संवत चलाने का यश प्राप्त है लक्ष्मण सेन को। चंदेल शासक जो महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था, महमूद गजनवी विद्याधर को पराजित नहीं कर सका था। जेजाक भुक्ति प्राचीन नाम था बुंदेलखंड का। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जो था जेजाक भुक्ति था। अगला, कलिंग नरेश खारवेल संबंधित थे चेदी वंश से। शिक्षा के एक महान केंद्र विक्रमशिला महाविहार का निर्माण करवाया था धर्मपाल ने। शिक्षा के एक महान केंद्र विक्रमशिला महाविहार का निर्माण करवाया था धर्मपाल ने। राणा कुंभा ने संगीत पर एक ग्रंथ लिखा था संगीत राज। चलिए विविध देख लेते हैं। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था 57 ईसा पूर्व में। पिछवई चित्रकला इस देवता से संबंधित है। पिछवई चित्रकला जो है श्रीनाथ जी या कृष्ण से संबंधित था। वह पूरा स्थल जहाँ से सुपारी के 2 कार्बनीकृत बीज पाए गए हैं वटगल से। अगला क्वेश्चन सुमेलित करना है। सुमेलित करना है। शासक और राजवंश गोविंद तृतीय जो हैं वे राष्ट्रकूट वंश से संबंधित थे। वत्सराज जो हैं गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित थे। देवपाल जो थे वे पाल वंश से थे। नरसिंह वर्मन प्रथम जो हैं पल्लव वंश से थे। महाराष्ट्र के औरंगाबाद स्थित है अजंता की गुफा। चलिए अगला भी सुमिलित ही करना है। सूची 1 में पर्यटक आकर्षण दिया है, सूची 2 में स्थान दिया है। कबीर समाधि, मगहर बस्ती, सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सिकरी, गोविंद देव मंदिर वृंदावन, बौद्ध स्तूप कुशीनगर। अगला, एक तरफ राजवंश दिया है, उसके राजकीय प्रतीक दिया है। परमार का प्रतीक सूर्यदेव, मलय केतु वराह, चंदेल राजलक्ष्मी, गुर्जर प्रतिहार के जो प्रतीक था भगवती। चलिए अगला, एक तरफ बिहार दिया है, दूसरा राजा दिया है। कौन राजा कौन बिहार बनवाया था? तो जगदल बिहार कौन बनवाया था? रामपाल ने बनवाया था। विक्रमशिला बिहार किसने बनवाया था? धर्मपाल ने बनवाया था। सोमपुर बिहार धर्मपाल ने बनवाया था। सलबन बिहार श्री भवदेव ने बनवाया था। अगला है शासक जिसने सिंघल द्वीप
के विरुद्ध 642 ईस्वी में 2 समुद्री अभियान भेजा था तो नरसिंहवर्मन प्रथम ने भेजा था। अगला है प्राचीन श्वेतांबर जैन मंदिर स्थित है पालीताना गुजरात में। विदेशी व्यापार से संबंधित संस्था थी नानादेशी नगरम। उद्दालक आरूढ़ी प्रसिद्ध दार्शनिक थे कुरु पंचाल के। उद्दालक आरूढ़ी प्रसिद्ध दार्शनिक थे कुरु पंचाल के। चलिए अगला, बीज गणित के क्षेत्र में विशेष योगदान किसने दिया था तो भास्कर ने दिया था। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशी शासक का मूल स्थान था प्रतिष्ठानपुर था। जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं कहा गया है महाभारत ग्रंथ में। जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, वो हर जगह है। जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है, ये महाभारत ग्रंथ में कहा गया है। हिंदू विधि द्वारा मान्य कर था उपज का 6ठा भाग। प्राचीन भारत में सिंचाई टैक्स को कहते थे वेदक भागम। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायण को आश्रय प्राप्त था विजयनगर राजाओं का। वेशनगर अभिलेख का हेलियोडोरस निवासी था तक्षशिला का। कहाँ का? तक्षशिला का। अगला है श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा स्थापित करवाई थी किसने? चामुंड राय ने। किसने? चामुंड राय ने। चोलों की राजधानी थी तंजौर में थी। एम्फोरा जार होता है एक लंबा एवं दोनों तरफ हत्थेदार जार। अगला है विक्रम संवत का प्रारंभ होता है लगभग 57 ईसा पूर्व। खसरा नामक दस्तावेज से आशय है राजस्व संबंधी एक दस्तावेज जिसे खसरा कहा जाता है। सामान्यतः पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ के साथ पहचान की जाती है पुराना किला दिल्ली। सामान्यतः पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ के साथ पहचान की जाती है पुराना किला दिल्ली। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही काफ़ी। वन लाइनर क्वेश्चन पॉइंटर का है। एक ही वीडियो में कम समय में संपूर्ण प्राचीन भारत का वीडियो बनाया गया है। ये काफ़ी हद तक सभी एग्जामों में महत्वपूर्ण साबित होगा। पॉइंटर का ये क्वेश्चन है वन लाइनर। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।